हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एडजन पटना में। तो चलिए हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर 2 बायोलॉजी का जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम लोग ने मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ने पढ़ चुकी है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, जो कि है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हम लोग को क्या करना है, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है। अब नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमेट आकर के फ्यूज करेगा, तभी नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। एक अलग सिंगल सेल जाइगोट बनेगा जिससे कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो यही सब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाला है, फर्टिलाइजेशन के बारे में, कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद क्या क्या बनाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें ऐसे भी आप लोग को मिलेगी जो कि 12th स्टैंडर्ड से आगे का चीज है, तो आप लोग उसको अपने टेक्स्ट बुक से कंपेयर करके देख सकते हैं, वरना अगर पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नीट में तो काम आएगा ही। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक लगा लीजिए फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का आकर के आपस में फ्यूज करना, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक कहानी के तौर पे समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ थ्योरी को नोट कर लेंगे, जो कि आपको नोट्स के बनाने में इजी होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ने क्या पढ़ चुका है कि एंथर से पॉलिन का फॉर्मेशन हुआ और पिस्टिल में स्टिग्मा का पार्ट होता है, पिस्टिल स्टिग्मा का पार्ट होता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या कैरी कर रहा है? मेल गैमेट कैरी कर रहा है, और पिस्टिल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट है। तो यानी कि पॉलन ग्रेन का मतलब मेल गैमेट और पिस्टिल का फीमेल गैमेट दोनों आकर के फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैरी कौन कर रहा है, सबसे मेन अहम रोल कौन निभा रहा है? पॉलन ग्रेन, क्योंकि वही मेल गैमेट को फीमेल तक लेकर के आ रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग स्पेशली सिफोनोगैमी भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो इसमें हम लोग को टोटल 6 प्रोसेस पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो क्या क्या प्रोसेस है पहले तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये सब चीज आप लोग चाहे तो नोट कर भी सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सब लिखवाऊंगा। ये हमारा क्या हो गया? लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टिग्मा, ये क्या हो गया? स्टाइल, और ये हमारा हो गया बल्ज पोर्शन जो कि है ओवरी। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ये मान लीजिए कि इस तरह से है एम्ब्रायो सैक, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है, ये हो गया ओव्यूल। ये क्या है? एम्ब्रायो सैक, लिख लीजिएगा, और ये है ओव्यूल। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के बैठा, इस तरह से यहाँ लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा है। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि इस पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना। अब जर्मिनेशन हो गया फर्स्ट प्रोसेस। यहाँ से जो पॉलन ग्रेन का जर्म पोर होता है, जहां पर कि स्पोरोपोलिन, जो कि आप लोग जान चुके हैं, स्पोरोपोलिन आउटर कवरिंग होता है पॉलन ग्रेन का, वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। तो जर्म पोर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, और वहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस हो गया स्टिग्मा पे डेवलपमेंट होना, जर्मिनेशन होना पॉलन ग्रेन का। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा प्रोसेस ये होगा कि यहां से जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो कहां से पास करेगा? स्टाइल से पास करेगा, ठीक है। इस तरह से पॉलन ट्यूब पास किया स्टाइल से, ये हो गया स्टाइल। अब दूसरा प्रोसेस हो गया कि स्टाइल से पॉलन ट्यूब यहां से पास किया, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या होगा
कि ये इसके अंदर आप लोग जानते होंगे कि पॉलन ग्रेन के अंदर दो तरह का सेल होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में बिगर होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल क्या करता है कि मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है फर्दर पॉलन ट्यूब होने के बाद। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अंदर जो जनरेटिव सेल था, जो कि एक सेल था, वो क्या करेगा कि डिवाइड करके दो सेल बना लेगा, दो न्यूक्लियस बना लेगा इस तरह से, ये 1 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस। तो ये दो क्या हो गया, दो मेल गैमेट हो गया, ठीक है, जो दो मेल गैमेट की तरह काम करेगा। अब ये पॉलन ट्यूब को क्या करना है, ओव्यूल के अंदर जाना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा, मैंने आपको बताया है कि अगर ये मान लीजिए ओव्यूल का निचला पार्ट है, जो कि मान लीजिए यहाँ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, तो ऐसा वाला पार्ट इंड जहां पर कि माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड, और इसका जो अपोजिट इंड होता है यानी ये वाला इंड उसको बोलते हैं चलाजल इंड। तो ये हो गया माइक्रोपाइलर इंड, ये हो गया चलाजल इंड। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो पॉलन ट्यूब इनिशियली ओव्यूल के अंदर जाएगा वो माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ही जाएगा और कहीं से नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि चलाजल या फिर इधर से ये पॉलन ट्यूब घुस जाए और मेल गैमेट को एक्सपोज कर दे ओव्यूल के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ही अंदर जाएगा, क्योंकि ये इंटीगुमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है ना। इसका अगर मैं आपको इनलार्ज करके फोटो बना कर दिखाऊं तो इस तरह से यहाँ इंटीगुमेंट प्रेजेंट होता है। ये कवरिंग हो गया, और ये जो खाली पोर्शन है, गैप पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ही क्या हुआ कि ये जो पॉलन ग्रेन आएगा वो अंदर ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। अब ओव्यूल के अंदर तीन तरह का सेल होता है, आप लोग को पता होगा। द फर्स्ट वन इज एंटीपोडल सेल, जो कि 3 एंटीपोडल सेल होता है। तो 1, 2 and 3 ये उसका न्यूक्लियस हो गया। तो चलाजल इंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है, और माइक्रोपाइलर इंड की तरफ 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होता है इस तरह से, और एक सेल प्रेजेंट होता है, और इसके बीच में 2 इस तरह से पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता चुका है। और यहाँ पर फिलीफॉर्म इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि भाई साहब आपको यहाँ से ओव्यूल के अंदर जाना है। ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस ओव्यूल का मैंने इलाज करके यहाँ पर इमेज बना दिया। तो ये जो पॉलन ट्यूब यहाँ से आया वो ओव्यूल के अंदर यानी इस ब्लू वाले पोर्शन के अंदर जाएगा। अब इसका अंदर जाने का भी 3 तरह का रूट हो सकता है, वे। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा यहाँ से हम यहाँ से चलना शुरू किए और मेरा एंड पॉइंट जो है, टारगेट है, हमको यहाँ तक जाना है, और मेरे पास रोड 3 तरह से यहाँ बढ़ जाते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इस तरह से। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। हम तीनों में से कोई भी रूट चूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस पॉलन ग्रेन को भी ओव्यूल के अंदर जाने का 3 रूट मिलता है। देखिए, पहला रूट ये हो सकता है कि या तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द केस में भी होता है कि ये पॉलन ट्यूब यहाँ से इस तरह से घूम करके आएगा और यहाँ से इस तरह से माइक्रोपाइलर के अंदर घुस जाएगा। फर्स्ट रूट ये हो गया। सेकेंड रूट ये हो सकता है कि चूंकि ये एम्ब्रायो सैक है, तो एम्ब्रायो सैक के अंदर तो पॉलन ट्यूब जा सकता है। तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ से चलाजल इन के थ्रू यहाँ चला जाए, मतलब यहाँ से पास होकर के इस तरह से यहाँ अंदर आ जाए और फिर यहाँ से घूम करके वापस माइक्रोपाइल के अंदर जाए। तीसरा रूट ये हो सकता है कि ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहीं भी, ये जो इंटीगमेंट प्रेजेंट है वहां से कहीं से भी, किसी भी साइड से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, किधर से भी वो एम्ब्रायो सैक के अंदर चला जाए और फिर वापस घूम करके माइक्रोपाइल के थ्रू चला जाए। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि चाहे पॉलन ट्यूब का रूट कोई भी हो, हमेशा जाएगा माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही, ठीक है। तो हालांकि मैं ये सब चीज अभी सेंटेंस में थ्योरी में आपको लिखवाऊंगा, ये भी कहानी के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे ही ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चला गया, मान लीजिए कि ये यहाँ से इस तरह से पॉलन ट्यूब आया और यहाँ से इस तरह से ओव्यूल के अंदर यहाँ पर चला गया, इस तरह से ओव्यूल के अंदर चला गया। तो ये जो माइक्रो पॉलन ट्यूब का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन, वो तो कवर होता है, वो खुला नहीं होता है। खुला रहेगा तब तो फिर ये जो मेल न्यूक्लियस वो तो बाहर निकल जाएगा ना, इसलिए ये जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो पैक होता है। लेकिन जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर चला जाता है तो
तो ये टर्मिनल पॉइंट एक्सपोज हो जाता है, मतलब खुल जाता है, और खुलने के बाद ये एक मेल गैमेट यहाँ और एक मेल गैमेट यहाँ, दो तरह से इस तरह से मेल गैमेट क्या होता है कि एक्सपोज होता है, ओव्यूल के अंदर एक्सपोज हो जाता है। अब जैसे ही ओव्यूल के अंदर एक्सपोज हुआ तो दो मेल गैमेट है, तो दो फीमेल गैमेट भी होनी चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। वैसा तो नहीं कि मेल गैमेट दो फॉर्मेशन हुआ है, एक के साथ फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और दूसरा ऐसे ही वेस्ट चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो पहला मेल गैमेट है वो इस एग सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म कर देगा, जाइगोट फॉर्म कर देगा। तो यानी कि आप लोग क्या देखें कि पहला जो मेल गैमेट है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज किया और जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो सेकेंड मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, तो ये दो जो पोलर न्यूक्लियस है ना वो आपस में आकर के एक साथ फ्यूज कर जाता है, यानी कि ये 1 और ये 2, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस आपस में आकर फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, और यही सिंगल न्यूक्लियस के साथ ये जो मेल गैमेट है वो आकर के फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, जिसको कि PEN पेन भी बोलते हैं। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो दो मेल न्यूक्लियस है वो कहाँ कहाँ पर जाकर के यूटिलाइज हुआ। पहला मेल न्यूक्लियस इस एग सेल के साथ फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना लिया, जो कि आगे क्या करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। और ये जो दूसरा मेल न्यूक्लियस था वो इस दोनों पोलर न्यूक्लियस का कंबाइंड फॉर्म के साथ फर्टिलाइज करके फ्यूज करके प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया, जो कि आगे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये जो पोलर न्यूक्लियस आपस में कंबाइन किया है उसको हम लोग डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर बोला जाए तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो ये हो गया टोटल कहानी फर्टिलाइजेशन का, कैसे कैसे होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन को यानी फ्लावरिंग प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पहला फर्टिलाइजेशन इस मेल न्यूक्लियस का एग सेल के साथ जो कि जाइगोट बना रहा है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है इस मेल न्यूक्लियस के साथ, इस डिफिनिटिव न्यूक्लियस के साथ जो कि पेन बना रहा है, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो हर एक फ्लावरिंग प्लांट के केस में क्या होता है कि दो मेल न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है और दो फीमेल न्यूक्लियस भी बन जाता है। एक फीमेल न्यूक्लियस एक सेल पहले से बना होता है और एक मॉडिफाई होकर के बच जाता है। तो हर एक फ्लावरिंग प्लांट के केस में दो फर्टिलाइजेशन होगा ही, क्योंकि देखिए ना जरूरी भी है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि इंडोस्पर्म क्या करता है कि फूड सप्लाई करता है। इंडोस्पर्म के पास नरिशमेंट होता है, फूड होता है, रिजर्व फूड, जो कि जाइगोट जब एम्ब्रायो में फॉर्मेशन होगा तो उसको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए यही प्राइमरी इंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करवाएगा, तभी तो ग्रोथ होगा ना। अब किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए हम ही लोग को ग्रो करना है तो कुछ हम लोग को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो हम लोग ग्रो करेंगे। उसी तरह से एम्ब्रायो को भी ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए, जो कि यही इंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है। तो ये मैंने अभी जितना भी आपको कहानी बताई है ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके अभी लिखेंगे, और आप लोग इसको फिर से मैं समझाऊंगा लिखते समय, और आप लोग इसको नोट्स के तौर पे बनाते जाइएगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ने जितना भी मैंने आपको स्टोरी के तौर पे यहाँ फिगर बना के समझाया वो सबको थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं नोट्स बनाने के लिए, और इसको मोर प्रिसाइज वे में हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप डालिएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ये तो आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्योंकि फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के केस में, मतलब जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारा के केस में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब के मदद से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो ही गया और वो पॉलन ग्रेन मतलब कैपेबल भी है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने के लिए, फीमेल गैमेट भी फॉर्मेशन हो ही गया फीमेल गैमेट का, लेकिन जब तक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कैसे कर सकता है। इसीलिए क्योंकि एंजियोस्पर्म के केस में जितना भी फर्टिलाइजेशन है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के द्वारा। इसीलिए फर्टिलाइजेशन को सिफोनोगैमी भी बोलते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली। तो लिख लीजिएगा, सिंस फर्टिलाइजेशन इन सीड प्लांट
सीड प्लांट मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ही सीड होता है। तो फर्टिलाइजेशन इन सीड प्लांट इज ब्राउट अबाउट बाय pollen tube, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सिफोनोगैमी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नीट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, हालांकि 12 से इसका मतलब कुछ नहीं है। तो ये हो गया सिफोनोगैमी, भी इसको बोला जाता है। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स है, मैंने आपको बताया कि टोटल फर्टिलाइजेशन के अंदर 6 स्टेप है। तो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करके उसको लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या था कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो लिख लीजिए जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। अब इसके अंदर क्या क्या है लिख लीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर कि पॉलन ग्रेन क्या करेगा कि स्टिग्मा में, मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा के पास बहुत सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होता है। तो वही जो पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे बैठता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, फूल जाता है। और फूलता कैसे है, जो स्टिग्मा में वाटर और न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके और पॉलन ग्रेन फूल जाता है। तो इसको लिख लीजिएगा कि पॉलन ग्रेन swells up, swell मतलब फूलना, swells up by absorbing water and nutrients from stigma। यानी कि स्टिग्मा के पास जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होता है उसको पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फूला हुआ जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए कि ये एक पॉलन ग्रेन है तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, और यहीं से इंटाइन लेयर स्वेल फूल करके बाहर निकलने लगता है और वही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो इनर वॉल के थ्रू होगा, पॉलन ग्रेन के इनर वॉल के थ्रू, आउटर वॉल से फॉर्मेशन नहीं होता है पॉलन ट्यूब का। तो लिख लीजिएगा सोलन पॉलन ग्रेन, या फिर इसको लिख लीजिए सोलन ट्यूब सेल। अब ट्यूब सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल आप लोग जानते होंगे, उसी को ट्यूब सेल ही बोला जाता है। ग्रोस आउट ऑफ द pollen grain through one of the germ pore। and produce pollen tube। यानी कि यही जो वेजिटेटिव सेल है जो कि इंटाइन लेयर में प्रेजेंट होता है वो वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके फूलने लगता है, स्वेल करने लगता है, और वही चीज फूल करके जर्म पोर के थ्रू क्या करता है कि पॉलन ग्रेन के बाहर निकल आता है, जो कि फर्दर क्या फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है।
तो ये 2 पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा के अंदर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से पास करेगा, स्टाइल से पास करेगा। तो उसमें क्या क्या पॉइंट आता है, चलिए ये लिख लेते हैं। तो चलिए अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है फर्टिलाइजेशन का, वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया। अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर गया, अब उसको पास कहाँ से होना है, स्टाइल से होना है, क्योंकि स्टिग्मा के बाद सेकेंड स्टेप आता है स्टाइल और देन ओवरी। तो स्टाइल को पास, स्टाइल से पास होना पड़ेगा पॉलन ट्यूब को। तो सेकेंड प्रोसेस लिखिएगा बी पासेज ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लगाइएगा, हालांकि मैंने ये सारा चीज आपको पहले डायग्राम बना करके समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके डिटेल में नोट करते जाएंगे, नोट्स अच्छा बनाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि पॉलन ट्यूब कंटेन्स ए जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस एंड ए वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो यानी जो भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है उसके साथ क्या होगा, उसके पास दो तरह का, मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन में जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो उसमें भी वही दोनों सेल ही तो जाएगा। तो जनरेटिव न्यूक्लियस एक हो गया और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी किसी केस में, जब उस समय मैंने आपको पढ़ाया था पॉलन ग्रेन के बारे में, पॉलन का स्ट्रक्चर के बारे में, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के पहले तक दो सेल ही प्रेजेंट होता है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। लेकिन किसी किसी एक्सेप्शन केस में कि जनरेटिव सेल जो होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर ही डिवाइड करके दो मेल न्यूक्लियस पहले ही बना लेता है। यानी पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के पहले ही उसके पास पहले से ही 3 सेल होता है, एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में, जैसे इसमें भी क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल तो है, अब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 और मेल गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो 2 मेल गैमेट वो हो गया और एक वेजिटेटिव गैमेट हो गया, तो तीनों मिलकर क्या हुआ, 3 न्यूक्लियस हो गया। लेकिन पहले से मेजोरिटी ऑफ द केस में क्या होगा कि 2 सेल स्टेज में रहेगा, 2 सेल स्टेज। हालांकि जनरेटिव सेल डिवाइड होगा माइटोटिकली, लेकिन वो बाद में होगा, पहले से 2 सेल में ही प्रेजेंट होगा, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। अब देखिए क्या होगा कि जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव न्यूक्लियस लिख लीजिए, डिवाइड्स माइटोटिकली माइटोटिकली मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, टू फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियस या 2 मेल गैमेट्स। तो यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 2 सेल्ड स्टेज से 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ट्यूब कब ट्रांसफॉर्म होता है या फिर कहां पर ट्रांसफॉर्म होता है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि स्टाइल के अंदर ही 2 सेल से 3 स्टेज में पहुंच जाता है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड अपना जो पॉइंट है उसके ऊपर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, स्टाइल से पास भी कर गया, अब वो ओव्यूल के अंदर जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस हमारा वही है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट लगाइएगा, पॉलन ग्रेन का एंट्री करवाना है ओव्यूल के अंदर। सी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड या इनटू ओव्यूल। अब मैंने आपको कहानी बताते समय बताया था
कि ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब 3 रूट से पास कर सकता है या अंदर जा सकता है। पहला कि जो जैसे मान लीजिए एग्जांपल में बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये क्या एम्ब्रायो सैक हमारा है और इसके अंदर हमारा ओव्यूल है जो कि इंट्यूबमेंट, मान लीजिए इस तरह से इंट्यूबमेंट है। ये हो गया माइक्रोपाइलरी, ये हो गया चलाजल इंड। तो ऊपर से जो पॉलन ट्यूब आएगा वो जाएगा तो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर इंड से, ये चीज हमेशा है कि वह माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ही जाना। लेकिन यहाँ तक ओव्यूल के पॉलन ट्यूब कैसे पहुंचेगा, इसका 3 रूट है। पहला ये हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से जो पॉलन ट्यूब आए वो यहाँ से इस तरह से घूम करके अंदर चला जाए, फर्स्ट रूट ये हो सकता है। सेकेंड रूट ये हो सकता है कि माइक्रोपाइलर इन के थ्रू ना जा करके ये जो पॉलन ट्यूब है ये चलाजल इन के थ्रू चला जाए अंदर और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से घूम करके अंदर जाए। दूसरा ये रूट हो सकता है। और तीसरा ये रूट हो सकता है कि ना ही माइक्रोपाइलर इन से और ना ही चलाजल इन से, ये जो पॉलन ट्यूब उधर से आए ये कहीं से भी जा सकता है, इंट्यूबमेंट में इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, किसी तरफ से जा सकता है। तो मान लीजिए कि ये इस तरह से यहाँ से आया पॉलन ट्यूब और यहाँ से इंट्यूबमेंट के थ्रू यहाँ चला गया। हालांकि इंट्यूबमेंट ये है लेकिन ये वाला साइड हमारा इंट्यूबमेंट वाला साइड कहलाएगा, दोनों वाला साइड, ये साइड और ये साइड। तो इंट्यूबमेंट के थ्रू अंदर चला गया और फिर से ये माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर चला जाएगा यहाँ से घूम करके। तो 3 रूट हो सकता है पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर जाने का। तो चलिए तीनों को क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या हो सकता है रूट, पहले ये लिख लीजिए कि 3 रूट हो सकता है। पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू 3 रूट्स। सबसे पहला इंट्रोगैमी, प्रोगैमी के केस में क्या होता है, देखिए जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर जाता है थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, जो कि मैक्सिमम केस में होता है कि जो पॉलन ट्यूब ऊपर से आता है वो पहले ही पूरा घूम करके माइक्रोपाइलर एंड में जाता है। लिख लीजिएगा दिस इज द यूजुअल मोड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। मतलब कि ये जो मोड है प्रोगैमी के केस में वो बहुत ही यूजुअल है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही पॉलन ग्रेन पास करता है या ओव्यूल के अंदर जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोगैमी बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब सेकेंड जो प्रोसेस होगा जिसमें कि चलाजल इन के थ्रू जाएगा उसको हम लोग चलाजोगैमी बोलेंगे। तो लिख लीजिए सेकेंड इन चलाजोगैमी pollen tube enters the ovule through chalazial in अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहें कि कौन सा ऐसा एंजियोस्पर्म है जो कि चलाजोगैमी करता है तो एग्जांपल लिख लीजिए इसका, बेटुला एग्जांपल हो सकता है। और जो हमारा थर्ड है जो कि लास्ट रूट है उसको हम लोग मेसोगैमी बोलते हैं। इन मेसोगैमी pollen tube enters the ovule through integument। इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लीजिए कुकुरबिट। तो ये हुआ कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर गया, किस किस प्रोसेस के थ्रू गया, किस किस रूट्स के थ्रू गया, ये हम लोग भी इस टॉपिक के अंदर देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो कि डी नंबर है, स्टेप नंबर डी, उसमें क्या होगा कि मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर कैसे जाना है। मतलब पॉलन ट्यूब तो ओव्यूल के अंदर चला गया, अब मेल गैमेट कहाँ है, पॉलन ट्यूब के अंदर है। अब वो पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट बाहर कैसे जाएगा ओव्यूल के अंदर, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा।
चलिए अब प्रोसेस नंबर डी क्या है वो लिखिए। पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चला गया, ठीक है। अब मेल गैमेट जो है, जो कि जेनेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया है, उसको फीमेल गैमेट से फ्यूज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पॉलन ट्यूब से बाहर आना पड़ेगा। अब पॉलन ट्यूब से बाहर कैसे आता है और ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करता है मेल गैमेट, वो है हमारा फोर्थ प्रोसेस। तो लिख लीजिएगा एंट्री ऑफ गैमेट्स, प्रोसेस नंबर डी, एंट्री ऑफ गैमेट्स, कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, इनटू द या इन द ओव्यूल। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आता है लिख लीजिएगा। द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होता है, जैसे इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो इसका टिप जो है वो पहले से क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर चला जाता है पॉलन ट्यूब, तो ये टिप क्या होता है, खुल जाता है और अंदर का जो गैमेट है वो बाहर निकल के ओव्यूल के अंदर एक्सपोज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ लिख लीजिए। द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब डिसइंटीग्रेट्स and the two male gametes set free in the embryo sac. एम्ब्रायो सैक या ओव्यूल जो बोलिए। तो ठीक है, आप लोग समझ गए हैं कि मेल गैमेट जो है वो पॉलन ट्यूब से ओव्यूल के अंदर कैसे एक्सपोज हुआ। अब देखिए आप लोग ध्यान कीजिए, तो जेनरेटिव सेल के साथ एक और सेल वहां पर प्रेजेंट था पॉलन ग्रैंड के अंदर, जो कि क्या था, वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, मतलब वो उसका कोई यूज है ही नहीं, तो वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। और एक चीज डिसइंटीग्रेट करेगा वो भी लिख लीजिए। तो ट्यूब न्यूक्लियस या फिर जेनेटिव न्यूक्लियस, दोनों एक ही चीज है, एंड वन और टू सिनर्जीज डिसइंटीग्रेट्स। यानी कि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ट्यूब न्यूक्लियस के साथ एक और चीज है जो कि डिसइंटीग्रेट कर सकता है इस टाइम पे, वो है सिनर्जी, जो कि माइक्रोपाइलर इन के तरफ दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग सिनर्जी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन कि एक सिनर्जी भी डिसइंटीग्रेट कर सकता है और ये भी हो सकता है कि दोनों सिनर्जी ही डिसइंटीग्रेट कर जाए। तो चलिए इसके अंदर क्या हुआ, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रैंड के अंदर कि जो टिप था पॉलन ट्यूब का टिप वो डिसइंटीग्रेट किया, अंदर का जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के अंदर एक्सपोज कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो सिनर्जी और ट्यूब न्यूक्लियस था यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वो क्या कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया, उसका कोई यूज नहीं था। अब जो हमारा प्रोसेस नंबर डी है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो चलिए उसको भी लिख लीजिए, सॉरी ई, डी तो हम लोग ने कर लिया, ई फ्यूजन ऑफ गैमेट। यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन होना। अब क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ आ गया है, तो अब उसको क्या करना है, सिर्फ फ्यूज करना है, और फ्यूज करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे फ्यूज करता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट लिखिएगा, इन एंजियोस्पर्म यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, दो प्रोसेस कौन कौन सा है, द फर्स्ट वन इज सिनगैमी एंड द सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन।
यानी कि जितना भी एंजियोस्पर्म है उसके फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। मैंने आपको पिछले चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था सिनगैमी क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, यानी कि जो जायगोट का फॉर्मेशन होगा उसका क्रोमोसोम नंबर 12 होना चाहिए, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी बोल सकते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जिसमें कि 3n बने, जो क्रोमोसोम नंबर है वो 3n बनता है ट्रिपल फ्यूजन के केस में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, सिनगैमी एंड फ्यूजन, दोनों के एक तरह से फर्टिलाइजेशन ही है, इसीलिए क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को डबल फ्यूजन बोलते हैं एंजियोस्पर्म के केस में। हेंस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए अब मैं बोर्ड ड्रॉप करके आपको सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों का डिफिनेशन लिखवा देता हूं। तो चलिए अब मैं आपको लिखवा देता हूं सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है। उससे पहले ये चीज देखिए, ओव्यूल क्या था, मान लीजिए ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर नीचे क्या होते हैं, दो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं और उसके पास एक एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग न्यूक्लियस, बीच में दो डेफिनेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो एक मेल न्यूक्लियस होगा वो इसके साथ फ्यूज करेगा एक सेल के पास, और फ्यूज करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 2n होगा। अब 2n कैसे होगा आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक का n और ये मेल न्यूक्लियस का n, तो n मिल करके 2n हो गया। अब एक और जो मेल गैमेट होगा वो इसके साथ पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो पोलर न्यूक्लियस पहले से ही दो है, यानी कि एक n और एक n दोनों मिलकर के 2n बना दिया। अब दोनों फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना देगा, जिसको कि डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 3n होगा। अब कैसे होगा 3n आप लोग समझ सकते हैं कि एक तो n का यानी मेल न्यूक्लियस का n है पहले से ही, और प्लस यहाँ दो पोलर न्यूक्लियस आकर के कंबाइन करके एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस बना है, तो दो पोलर न्यूक्लियस का n प्लस n 2n और एक मेल न्यूक्लियस का n, तो यानी n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n, यानी ओवरऑल जो पेन का जो PEN का जो क्या होगा क्रोमोसोम नंबर होगा वो 3n होगा। तो याद कीजिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि सिर्फ एक ऐसा ही केस होता है जिसमें कि फर्टिलाइज करने के बाद जो चीज बनता है यानी जो सेल बनता है वो 3n होता है, सिर्फ एक ही केस में, वही ये केस है एंजियोस्पर्म के केस में। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूं कि आपको वर्ड्स में लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले लिखिएगा सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ one male gamete with egg nucleus, यानी कि एक मेल गैमेट और एक न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद जायगोट जो फॉर्मेशन होने वाला है वो डिप्लॉयड होगा, तो डिप्लॉयड के केस में तो सिनगैमी बोलते ही हैं, विथ एक न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड का मतलब 2n, तो सिनगैमी ये होता है। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है वो भी लिख लीजिए। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल न्यूक्लियस, क्योंकि वहां दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेल न्यूक्लियस, तो एक का तो हम लोग ने एक सेल के साथ फ्यूजन करवा दिया, और सेकंड का देखिए, तो ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट
विथ सेकेंडरी या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टू फॉर्म, यानी कि डेफिनेटिव न्यूक्लियस का पहले से ही क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n है, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जिसको कि PENB हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपको सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ट्रिपल फ्यूजन के केस में हमेशा जो नेक्स्ट सेल बनेगा वो हमेशा उसका क्रोमोसोम नंबर 3n होगा, और जो सिंगैमी के केस में बनेगा उसका हमेशा क्रोमोसोम नंबर 2n होगा। अब यही जाइगोट फर्दर क्या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग ने क्या किया कि फिफ्थ प्रोसेस जो हमारा था फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वहां तक हम लोग ने देखे। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो डबल फर्टिलाइजेशन है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रोसेस नंबर F के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप है। तो F पॉइंट लिख लीजिएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो चीज लिख लीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है ये लिख लीजिए। मैंने आपको बता चुका है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा, द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट with an egg and the fusion of second male gamete with secondary या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस। यानी कि द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग एंड द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विथ द सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर डबल फर्टिलाइजेशन के आपको अगर डिफिनेशन लिखने के लिए आ गया तो आप ये लिख सकते हैं कि एक पहला मेल गैमेट का एक के साथ फ्यूज होना और प्लस दूसरा मेल गैमेट का डेफिनेटिव या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना, यही दोनों फर्टिलाइजेशन को हम लोग कंबाइंडली डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्यूजन वाला सारा टॉपिक हम लोग स्टेप बाय स्टेप खत्म कर लिया है। आप लोग इसको अपने नोट में बढ़िया से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ कि समराइज कर देता हूँ, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अधिकतर एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो एक मेल गैमेट जिसका कि क्रोमोसोम नंबर n है, वो किसके साथ फ्यूज किया, एग के साथ, जिसका भी क्रोमोसोम नंबर n है, और मिल करके बनाया क्या, जाइगोट, जिसका कि क्रोमोसोम नंबर 12 है। अब ये 12 बनने वाले प्रोसेस को, यानी दो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन होने के बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। और दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ कि एक और जो मेल गैमेट है जिसका भी क्रोमोसोम नंबर 12 है,
वो सेकेंडरी, इस तरह से भी सेकेंडरी लिखा जाता है, सेकेंडरी या फिर डिफिनिटिव न्यूक्लियस, दोनों एक ही चीज है, जिसका क्रोमोसोम नंबर पहले से ही 2n है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी कि एक मेल गैमेट और एक डिफिनिटिव न्यूक्लियस जिसका कि पहले से ही क्रोमोसोम नंबर 2n है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियस मिल करके एक डिफिनिटिव न्यूक्लियस बना था, और उससे फॉर्मेशन क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म, जिसका क्रोमोसोम नंबर 3n होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये दो मेन स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन का। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम इसको पहले रब करते हैं, फिर उसके बाद उस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। तो चलिए एक और पॉइंट है जिसको कि ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये पॉइंट में कुछ खास ऐसा चीज नहीं है, आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये जो मैं अभी सेंटेंस लिखवाऊंगा उस सेंटेंस में काफी डिफिकल्टी आती है समझने के लिए। तो उसको लिख लीजिएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म ओनली फॉर्म्स, तभी बनता है व्हेन द एग हैज बीन फर्टिलाइज्ड। And embryo development is just two starts। तो इस लाइन में मेनली कंफ्यूजन यही आता है, आप लोग समझ रहे हैं कि जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए क्या चाहिए, जायगोट को न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, तभी तो एम्ब्रायो में वो फॉर्म होगा। अब फूड उसको प्रोवाइड कौन करता है, इंडोस्पर्म। तो ये कंसेप्ट आप लोग जान रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप लोग को ये सेंटेंस दिख जाएगा जो मैंने अभी बोर्ड पर के लिखा है, कहीं आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सेंटेंस मिल जाएगा। तो इससे मेनली कंफ्यूजन ये आता है, देखिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म ओनली फॉर्म्स व्हेन द एग हैज बीन फर्टिलाइज्ड। अब इसका मतलब बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यानी कि जायगोट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आगे वाले सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं, हालांकि इस सेंटेंस से मतलब वही नहीं कर रहा, लेकिन आगे पढ़िए, एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज जस्ट टू स्टार्ट, यानी कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट, जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट होने वाला है, यानी जस्ट टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट होने ही वाला है, कि उससे पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वही इंडोस्पर्म क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा जायगोट को एम्ब्रायो में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसका मतलब यही होगा, आप लोग को अगर इंग्लिश में अगर मान लीजिए बाद में समझने में दिक्कत भी हो, तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिए कि पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद जायगोट का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, उसको हम लोग ने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर करके लिखा है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया है, लेकिन इसको हम लोग अगर डिवाइड करने का कोशिश करते तो फिर इतना मजा ही नहीं आता। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 3 स्टेप होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग ने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसे होता है, उससे भी हम लोग ने पढ़ा पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फिर मेल और फीमेल गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग ने प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ा। उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, मतलब सॉरी, पॉलिनेशन में होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। फिर उसके बाद हम लोग आए फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो आज हम लोग ने फर्टिलाइजेशन को अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट नोट डाउन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अप्रोक्स हमारा 70% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।